Good morning, students. Today we will discuss about the Argand plane and polar representation. Polar plane भी बोल सकते हैं. तो आर्गेंट प्लेन के बारे में बात करेंगे. व्हाट इज़ आर्गेंट प्लेन और जो हमारा एक्स वाई प्लेन था पहले वो क्या है, कैसे इनका आपस में कॉम्बिनेशन है, कैसे अब एक दूसरे से रिलेट हैं. ठीक है ना. तो रिलेशन किस तरह से बनाते हैं, तो ये चीज़ें आज मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो के माध्यम से. तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है आर्गेंट प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन. क्या है आर्गेंट प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, आर्गेंट प्लेन और पोलर रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ. तो सबसे पहले हम इसे पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे थोड़ा एक्स वाई प्लेन के बारे में. तो एक्स वाई प्लेन किस तरह से होता है ज़रा देखो. सपोज दैट मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ. ये होगी हमारी एक्स एक्सिस और ये होगी हमारी वाई एक्सिस. ठीक है, और यहाँ पे ये एक्स और एक्सिस वाई एक्सिस. अगर मैं आपको बोलूँ कि एक पॉइंट ड्रॉ कर दो आप 2,4, तो ये आपके पास मैंने पहले से ही ग्राफ पेज तैयार किया हुआ है. तो 2,4 कैसे आएगा. 1 यहाँ पे यहाँ पे चलते हैं 1. 5 बॉक्सेस का एक 1 मानता हूँ. 1 यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ पे हो गया और यहाँ से 4 चलते हैं. 1 2 3 4, यानी कि ये जो पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया हमारा 2,4. ठीक है. अगर मैं आपको बोल दूँ 0,1 चलना है, तो 0 यहाँ पे है ओरिजिन पे और 1 चलेंगे हम वाई ऑन द वाई एक्सिस यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 0,1. ये बात तो बहुत अर्लायर क्लासेस की हैं, 9th से पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है, तो इनमें तो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आपको. 0,1 अगर मैं -2 3 पॉइंट बोलूँ, -2 3 तो नेगेटिव एक्सिस पे चलेंगे वाई डैश एक्सिस पे. तो -2 और 3 यहाँ पे आएगा ये पॉइंट. -2,3 अगर मैं बोलता हूँ आपको 3,2 चलो 3,-2, यानी कि 3,-2, तो एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में हम 3 डिस्टेंस और वाई पे -2 डिस्टेंस है. नीचे यहाँ पे आएंगे 3,-2. तो इस तरीके से हम बहुत सारे पॉइंट्स ड्रॉ कर सकते हैं. तो ये जो बात हुई, ये तो बात हुई हमारी एक्स वाई प्लेन की. किस प्लेन की बात कर रहा था मैं, एक्स वाई प्लेन की. ये आप इससे बहुत ज़्यादा परिचित हो और बहुत ज़्यादा आपने इसकी पढ़ाई भी पहले कर रखी है काफ़ी. नाउ वी विल टॉक अबाउट आर्गेंट प्लेन. व्हाट इज़ आर्गेंट प्लेन. अगर आर्गेंट प्लेन भी होता है कोई, तो उसके कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो अगर आपको बताऊं तो इस चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर. हम सारा का सारा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात कर रहे हैं. तो ये मैं भी रफ कर रहा हूँ. कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने बताया था पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में, कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक रियल और एक इमेजनरी, रियल और इमेजनरी नंबर्स का क्या होता है, मिक्सअप होता है. ये समझो आप, मिक्सअप होता है. इसमें रियल नंबर्स भी होते हैं और इमेजनरी नंबर्स भी होते हैं. तो यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़ी. अगर मैं आर्गेंट प्लेन की बात करूँ, आर्गेंट प्लेन की, तो आर्गेंट प्लेन में क्या होता है, इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं होते. इसमें क्या होता है, रियल एक्सिस और इमेजनरी एक्सिस. IM से शो करते हैं और RE से शो करते हैं रियल एक्सिस को. ठीक है, रियल एक्सिस और इमेजनरी एक्सिस. अब सपोज दैट मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z और लिखा हुआ है 3+2i. तो इट मीन्स 3 तो हमारे यहाँ पे रियल नंबर है और इमेजनरी नंबर हमारा क्या है, 2. यानी कि 2i किसको शो करता है, इमेजनरी पार्ट को शो करता है पूरा. तो 2 एक इमेजनरी नंबर है. ठीक है, इमेजनरी नंबर, रियल नंबर 3, इमेजनरी नंबर 2. तो इसका मतलब ये है कि हम रियल एक्सिस पे 3 पॉइंट और इमेजनरी एक्सिस पे 2 पॉइंट चलते हैं. मैं 10 बॉक्सेस का 1 मानता हूँ. 1 2 एंड 3. ठीक है, 3 हो गए और 2 चलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में इमेजनरी, क्योंकि यहाँ पे +2 है. तो 1 और 2 ये वाला जो पॉइंट आ जाएगा
अगर मैं एक्स वाई प्लेन की बात करूँ तो इस पॉइंट का नाम होगा 3,2। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आर्गेन प्लेन की बात करूँ तो इस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे 3+2i से, ठीक है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था आपको, तो 3+2i से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? इट मीन्स ये है कि रियल एक्सिस पे हमने 3 यूनिट डिस्टेंस ली। कितनी यूनिट? 3 यूनिट, यहाँ से लेके यहाँ तक। और इमेजिनरी एक्सिस पे हमने कितनी डिस्टेंस ली? 2 डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 यूनिट डिस्टेंस हमने इमेजिनरी एक्सिस पे चली, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है, तो जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इस तरह से रिप्रेजेंट होंगे। अगर मैं आपको बोल दूँ कि -5, माइनस या +2 चलो, यानी -5 +2i चलूँ, तो नेगेटिव डायरेक्शन में 5 यूनिट चलते हैं। 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ गए, और इमेजिनरी पे +2, तो 1 2। तो ये जो पॉइंट आएगा ये डिसाइड करेगा कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट रहेंगे -5 + 2i। आई होप कि आर्गेन प्लेन और एक्सवाई प्लेन में जो डिफरेंस है वो आपको समझ आ गया होगा। तो आर्गेन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन हम बोलते किसको हैं? तो ऐसा प्लेन जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर हो, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर वाला एक ऐसा प्लेन जिसके पॉइंट्स आपस में एक दूसरे से रिलेशन रखते हों, उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्गेन प्लेन। यानी कि आपकी एनसीईआरटी में इसकी डेफिनेशन भी गिवन है। द प्लेन हैविंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर असाइन टू ईच ऑफ इट्स पॉइंट इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स प्लेन और द आर्गेन प्लेन, ठीक है ना। तो ये इसकी डेफिनेशन हुई। चलिए, तो एक और मैं इसमें बताना चाहूँगा, व्हाट इज़ मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या होता है? क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी डेफिनेशंस है इसमें। डेफिनेशंस एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं पूछी जाती, और डेफिनेशंस डेफिनेशन से रिलेटेड, यानी कि जिसके हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो मैं बात करता हूँ मॉड्यूलस की। मॉड्यूलस क्या होता है? अब सपोज दैट मैं एक इमेजिनरी नंबर लेता हूँ, z = x + i y। स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया मैंने, x + i y। और सपोज करो वो पॉइंट कहीं पे भी लगा देता हूँ निशान, यहाँ पे है, ठीक है। इस पॉइंट को कैपिटल P से शो कर रहा हूँ, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो x y हैं, तभी जाके ये x + i y बना, ठीक है। x + i y बना। क्लियर? तो इस पॉइंट का मतलब है कि हमने यहाँ से जो यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल की है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट के अंडर में ऑन रियल एक्सिस जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो कितनी है? x यूनिट। और इसी पॉइंट के लेफ्ट में, यानी कि यहाँ पे हमने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है? y, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये y है इमेजिनरी एक्सिस पे। अगर मैं यहाँ से एक ट्रायंगल बनाता हूँ, यानी कि ये ओरिजिन है, ओरिजिन से P तक की जो डिस्टेंस होगी, और यहाँ से इसको ड्रॉ कर लेता हूँ नीचे, और नेमिंग कर लेते हैं, ए रख लेता हूँ उसका नाम, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल बना OP है, इस ट्रायंगल में जो OP होगी, OP डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस OP, तो डिस्टेंस OP को मैं क्या बोल दूँगा? मॉडुलस ऑफ Z। क्या बोलूँगा? मॉडुलस ऑफ Z, ठीक है। मॉडुलस ऑफ Z का नाम दूंगा, यानी कि मॉडुलस ऑफ Z को किससे रिप्रेजेंट करती है? मॉडुलस आज तक पढ़ा भी है आपने। मॉडुलस का साइन कैसा होता है? दो सीधे हम डंडे खींच देते हैं इसमें, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ Z का नाम देंगे। तो मॉडुलस ऑफ Z = OP। और OP अगर निकालनी है तो इन राइट एंगल ट्रायंगल आपने पढ़ा भी है हाइपोटेनस कैसे निकलता है। तो अगर मैं PA की बात करूँ तो PA कितनी होगी? y, OA कितनी है? x। तो जब निकालोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम तो ये आपकी निकल जाएगी √x² + y²। आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। OP जो आएगी वो आ जाएगी हमारी √x² + y², ठीक है। तो √x² + y² जो डिस्टेंस आई है किसी भी पॉइंट की, वो डिस्टेंस है हमारी मॉडुलस कहलाती है। यानी कि अगर P कोई पॉइंट है XY, ठीक है, P कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने XY मान लिए,
यानी कि आप अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूँ तो x प्लस आई वाई होगा। अगर हमें उसका मॉडुलस निकालना है, अगर हमें उस किसी भी पॉइंट का मॉडुलस निकालना है, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना है, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड जो पॉइंट आएगा उसकी ऑरिजिन से डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ऑरिजिन से डिस्टेंस, ध्यान रखना, ऑरिजिन से डिस्टेंस किसी भी पॉइंट की, उस पॉइंट से रिलेटेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका मॉडुलस कहलाता है। ठीक है, उसका मॉडुलस कहलाता है। यानी कि अगर मैं एक एग्जांपल दूँ आपको यहीं पे, अगर मैं एक एग्जांपल दूँ और यहाँ पे देता हूँ, काफ़ी जगह है यहाँ पे, तो अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, सपोज दैट एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू 5 + 4i, सपोज दैट। ठीक है, और मुझे बोलना है कि मॉडुलस निकालना है, तो सीधी सी बात है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इससे रिलेटेड जो पॉइंट बनेगा उसको p मान लेता हूँ। ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 5,4 होंगे ऑन xy प्लेन। ठीक है, xy प्लेन पे p के जो पॉइंट होंगे, p के जो पॉइंट्स होंगे यानी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 5,4 से शो होंगे, और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं 0,0। अगर मुझे OP डिस्टेंस निकालनी है तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है लास्ट ईयर 10th क्लास में, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये पढ़ा था। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 5 - 0 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर, दैट इज़ कितना आ जाएगा, आई थिंक सो 41 आ जाएगा रूट के अंदर, 41 यूनिट। ठीक है, तो 41 यूनिट आ जाएगा हमारा OP। तो ये तो था हमारा XY प्लेन से रिलेटेड, यानी XY प्लेन में जो डिस्टेंस आएगी OP वो √41 आएगी। अगर आर्गेंट प्लेन की बात करूँ तो मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस Z। तो मॉडुलस Z निकालने का सीधा सा फॉर्मूला किया आया कि x² + y² उसका रूट कर दो तो मॉडुलस निकल जाएगा, यानी मॉडुलस ऑफ Z जो आएगा √x² + y²। व्हाट इज x? x बोलते हैं रियल पार्ट को और y बोलते हैं इमेजनरी पार्ट को। तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, दैट इज 5² + 4²। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा √41। तो ध्यान रखना, मॉडुलस ऑफ Z का जो एक्चुअल फॉर्मूला वो है हमारा रियल Z का स्क्वायर, रियल Z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, रियल Z का स्क्वायर प्लस इमेजनरी Z, रिप्रेजेंट भी ऐसे होते हैं, IMZ लिखते हैं, तो इमेजनरी Z। तो ये जो फॉर्मूला बना ये हमारा मॉडुलस का फॉर्मूला बना। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप लोग नोट कर लोगे। तो ये पूरा मैं बता दिया मॉडुलस क्या होता है। किसी भी पॉइंट यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उससे रिलेटेड जो पॉइंट आएगा उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस जो होगी उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कहलाता है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आपको कि मॉडुलस कैसे निकालते हैं। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालना चाहो, वैसे तो मैं बताने को डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता और रटवा देता तुम्हें कि डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, लेकिन मैं पूरा इसका बेसिक बता दिया कि OP जो है यानी किसी भी पॉइंट की उस ओरिजिन से डिस्टेंस जो कहलाती है, उस पॉइंट से रिलेटेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका मॉडुलस कहलाती है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक की वो बात करते हैं, कॉन्जुगेट। वैसे मैंने पहले बता दिया था आपको कॉन्जुगेट क्या होता है। तो अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज करो Z = x + iy है। ठीक है, एक मिनट मैं हेडिंग लिख दूँ कॉन्जुगेट। ठीक है, कॉन्जुगेट वैसे बता देता, थोड़ा सा और डीपली इसके बारे में बताता हूँ कॉन्जुगेट के बारे में। Z = x + iy, अगर कोई नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसका जो कॉन्जुगेट आएगा, तो कॉन्जुगेट को हम Z बार से शो करते हैं, ये बता दिया था मैंने पहले ही। तो कॉन्जुगेट कैसे निकलेगा, x - iy करके निकलेगा, यानी इमेजनरी पार्ट का जो इमेजनरी पार्ट है उससे पहले जो साइन है वो आप चेंज कर दोगे, तो ये कॉन्जुगेट कहलाता है। ठीक है, तो Z का कॉन्जुगेट हो गया हमारा Z बार, और Z बार का कॉन्जुगेट हो जाएगा Z, यानी एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। ठीक है, तो कॉन्जुगेट में अगर मैं इसको XY प्लेन पे ले जाऊँ या पॉइंट, इनके पॉइंट बना दो, रिलेटेड पॉइंट क्या बनेगा, ये पॉइंट बन जाएगा हमारा x, y, और ये पॉइंट बन जाएगा हमारा x, -y। ठीक है, तो अगर मैं इनको ड्रॉ करूँ ऑन XY प्लेन पे ड्रॉ करता हूँ, तो सपोज़ करो मैं एक छोटा सा यहीं पे बना देता हूँ, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और सपोज़ करो दिस इज़ द पॉइंट, यहाँ पे देखो, दिस इज़ द पॉइंट, इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ XY। तो x, -y कहाँ आएगा, इसके जस्ट नीचे आएगा। ठीक है, x,
माइनस वाई, यानी अगर मैं एक्स वाई प्लेन की बात करूं तो एक्स वाई प्लेन पे किसी भी पॉइंट का कॉन्जुगेट यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट जो होता है उससे रिलेटेड जो पॉइंट होता है उसकी मिरर इमेज होती है, क्योंकि एक्स वाई एक्स माइनस वाई का मिरर है और एक्स माइनस वाई एक्स वाई का मिरर है, यानी मिरर इमेज होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना कॉन्जुगेट जो है अगर एक्स वाई प्लेन की बात करें तो किसी भी पॉइंट की जो मिरर इमेज होगी वो उसका कॉन्जुगेट कराती है इन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो दोनों ही प्लेन्स को आपस में रिलेट करके चलना है आपको, कॉन्जुगेट एक्स वाई प्लेन और आर्गेंट प्लेन। ठीक है, तो ये मैंने मिरर इमेज के बारे में बता दिया, कॉन्जुगेट के बारे में। ठीक है, तो कॉन्जुगेट निकालना है तो सिर्फ साइन आपको चेंज करना है, वो भी इमेजनरी पार्ट का। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट है हमारा पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। टॉपिक है हमारा पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मैंने पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूँ तो पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, पोलर फॉर्म भी जिसको हम बोलते हैं, पोलर रिप्रेजेंटेशन पोलर फॉर्म। ठीक है, चलिए तो मैं एक आर्गेन प्लेन बना देता हूँ। अच्छा, आर्गेन प्लेन में मैंने बताया था रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस, तो यहाँ पे ये रियल एक्सिस हो गया, ये इमेजिनरी एक्सिस हो गया। ठीक है, इमेजिनरी। ठीक है, चलिए अगर मैं कोई पॉइंट पी लेता हूँ, ये हमारा ओरिजिन है ही। ठीक है, अगर मैं कोई पॉइंट पी लेता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ पी पॉइंट, ठीक है, और इस पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं अभी वो कोऑर्डिनेट्स में डिसाइड नहीं कर रहा। ठीक है, यानी पोलर कोऑर्डिनेट्स लाने हैं मुझे, पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ से एक ट्रायंगल बना लेता हूँ पूरा। ठीक है, ट्रायंगल बनाता हूँ। सपोज करो ओ से लेके पी तक की जो डिस्टेंस है वो आर है। वैसे तो जेड का मॉडुलस होता है, लेकिन मैंने डिस्टेंस जो मान ली वो आर मान ली, आर इज़ द रेडियस। ठीक है, यानी ओ पी से रिलेटेड अगर सर्कल बना दो तो आर इज़ द रेडियस। ठीक है, और रियल एक्सिस से, जो रियल एक्सिस है हमारी, रियल एक्सिस से इस ओ पी डिस्टेंस यानी ओ पी जो लाइन बनी हमारी, इससे जो एंगल है हमारा वो थीटा है। क्या है? थीटा। ठीक है, क्या है हमारा? ये थीटा। जो पी के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो एक्स वाई नहीं बनेंगे, वो बनेंगे आर कोमा थीटा। ध्यान रखोगे, आर कोमा थीटा। सॉरी, पी के कोऑर्डिनेट्स नहीं आएंगे, आर थीटा। पी को पॉइंट ई पी इज रिप्रेजेंटेड बाय आर थीटा। आर थीटा से पॉइंट पी को रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, यानी कि पॉइंट पी का जो रिप्रेजेंटेशन होगा, या रिप्रेजेंटेशन वर्ड में गलत यूज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे डिटरमाइन वर्ड यूज़ करता हूँ। डिटरमाइन, पी इज डिटरमाइंड, निकाला जाएगा। पी इज डिटरमाइंड, यानी पी जो है वो फाइंड किया जाएगा बाय आर थीटा, यानी आर थीटा से वो फाइंड किया जाएगा। आर थीटा से कैसे फाइंड करेंगे? अब मैं इस यहाँ से मॉडुलस ऑफ जेड को डिलीट कर रहा हूँ, मैं आर रखता हूँ। ठीक है, ये डिस्टेंस आर है, इस डिस्टेंस का मुझे पता नहीं, ये थीटा है। ठीक है, अगर मैं इस ट्रायंगल में थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री में पहुँच जाऊँ, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट हम यहाँ पे ए मान लेते हैं। अगर मैं थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री में चला जाऊँ तो कॉस थीटा जो होता है वो हमारा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस यानी कि ओ ए अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज़ ओ पी। और यहाँ से वैल्यू रखो जरा, कॉस थीटा इजकल टू ओ ए कितना है नहीं पता, ओ पी कितना है हमारा आर, तो यहाँ से ओ ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ,
ओ ए इजकल टू जो आ जाएगा वो आ जाएगा आर कोस थीटा। कितना आ जाएगा? आर कोस थीटा। यानी ओ से लेके ए तक की जो डिस्टेंस आएगी वो आ जाएगी आर कोस थीटा। इसी तरह से मैं ट्रायंगल में, इसी ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हुए साइन थीटा की अगर मैं वैल्यू निकाल लूँ, साइन थीटा की, तो साइन थीटा इजकल टू आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि पी ए अपॉन ओ पी, पी ए अपॉन ओ पी। और इस तरह से ही साइन थीटा इजकल टू पी ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी पी ए, यानी पी तो फाइंड करना है। ओ पी जो होगा हमारा आर, तो यहाँ से पी ए जब निकालूंगा, पी ए इजकल टू आ जाएगा हमारा आर साइन थीटा। तो यहाँ पे आप लिख लोगे आर साइन थीटा। ठीक है, चलिए। तो इट मीन्स पी के जो कोऑर्डिनेट्स बने वो बने ऑन रियल एक्सिस जो आएगा वो पहले, और जो ऑन इमेजिनरी एक्सिस आएगा वो बाद में, कोमा से सेपरेट करके। तो पी के जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो बनेंगे आर कोस थीटा कोमा आर साइन थीटा। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो ये पी के कोऑर्डिनेट्स हैं, आर कोस थीटा और आर साइन थीटा। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट्स बने, तो हम लास्ट में लिख देंगे। ये आप ज़रूर नोट करना ये वाली चीज़ कि कैसे हमने आर कोस थीटा और आर साइन थीटा यहाँ पे लिया है। देखिए स्टूडेंट्स, इसका पूरा बेसिक बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से इसको वीडियो को चाहे बार बार आप देखना, बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि बिल्कुल बेसिक है। चलिए, तो अगर हम पी के कोऑर्डिनेट हमारे आर कोस थीटा आर साइन थीटा आ गए, तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा जेड इजकल टू, वो किस तरह से रिप्रेजेंट होगा। पॉइंट, अगर पॉइंट एक्स वाई है तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड होता है वो एक्स प्लस आई वाई से रिप्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेट्स आर कोस थीटा और आर साइन थीटा है तो जेड किससे रिप्रेजेंट होगा? आर कोस थीटा प्लस आर साइन थीटा से। यानी कि आर अगर मैं कॉमन लूँ तो क्या बन जाएगा? कोस थीटा प्लस आर साइन थीटा। तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो जेड है वो आर कोस थीटा प्लस, सॉरी यहाँ पे आर गलत आ गई, ओनली साइन थीटा, साइन थीटा इससे रिप्रेजेंट होता है। जेड इजकल टू आर कोस थीटा प्लस साइन थीटा। क्लियर ना? इस कंडीशन में हम ओरिजिन को क्या बोलते हैं? ओरिजिन को ध्यान रखना, ये आ गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, पी के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए, और पी के कोऑर्डिनेट्स किससे फाइंड किए जाएंगे? और डिस्टेंस आर से और एंगल थीटा से। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूँ कि ओरिजिन को क्या बोलते हैं। और यहाँ पे जो ओरिजिन आया, ओरिजिन इज कॉल्ड, ओरिजिन जो कहलाता है हमारा वो क्या कहलाता है? हमारा पोल। क्या कहलाता है? पोल एंड। और जो पॉइंट पी आया, ठीक है, हाँ सॉरी, ओरिजिन को हम पोल बोलेंगे, और जो एक्स एक्सिस यानी रियल एक्सिस की जो पॉजिटिव डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन, इसको बोलेंगे हम इनिशियल लाइन। ये तो पहले से ही अंडरस्टूड है, पहले से ही कि इसको बोलते हैं इनिशियल लाइन। तो यहाँ पे आप लोग लिख दो कि ओरिजिन इज कॉल्ड पोल एंड रियल एक्सिस इज कॉल्ड इनिशियल लाइन। ठीक है ना, ये लाइन आप नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि स्टैंडर्ड में है, बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड में इसकी ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं मोड ऑफ जेड की वैल्यू निकाल लूँ तो अंडर रूट कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आता है, और यहाँ पे स्टार्टिंग में आ जाएगा आर स्क्वायर। तो मोड ऑफ जेड की वैल्यू ये तो 1 हो गया हमारा, तो मोड ऑफ जेड की वैल्यू जो आएगी हमारी आर आएगी प्लस माइनस करके। ठीक है, यानी पॉजिटिव रियल पॉजिटिव आर, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है तो जेड आर आएगी। ठीक है, तो मोड ऑफ जेड हमेशा आर ही रहेगा, ये मैंने पहले से ही बता दिया था, चाहे यहाँ से प्रूफ कर लो। ठीक है, चलिए अब जो बात करते हैं आर्ग्यूमेंट की। आर्ग्यूमेंट, ठीक है, सपोज करो यहाँ पे मैंने एक इमेजिनरी एक्सिस और एक रियल एक्सिस ड्रॉ कर ली।
ठीक है। रियल एक्सिस, रियल जेड भी बोल सकते हैं, और इमेजिनरी एक्सिस इमेजिनरी जेड, ठीक है। और एक पॉइंट पी है, यहाँ पे पी पॉइंट है, ओरिजिन से ओ को पी से मैंने ज्वाइन करा दिया, ठीक है। चलिए, तो पी जिस भी क्वाड्रेंट में होगा, चाहे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, ठीक है, तो वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में से कुछ ना कुछ तो एंगल जरूर बनाएगा, उस एंगल का नाम है थीटा, ठीक है। अगर पॉइंट पी हमारा यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, सपोज दैट यहाँ लेता हूँ, यहाँ पे पॉइंट पी हुआ, तो ये यहाँ तक का एंगल बना देगा, इसको हम थीटा बोल देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से पी कोई से भी क्वाड्रेंट में हमारा होता है तो कुछ ना कुछ एंगल जरूर बनाएगा, ठीक है। जितने भी, अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूँ तो डायरेक्टली हमारा थीटा आता है, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूँ तो डायरेक्टली थीटा आ जाएगा, लेकिन अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूँ तो वो 90 प्लस थीटा से शो होगा, ठीक है, 90 प्लस थीटा। या वैसे तो हम इसको अगर स्टैंडर्ड में ना भूलने वाली बात हो तो सेकंड क्वाड्रेंट को हम 180 माइनस थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि सपोज दैट, एग्जांपल लेता हूँ, सपोज करो एक पॉइंट है P इजिकल टू, एक पॉइंट ले रहा हूँ मैं, -3,4, -3,4, तो यहाँ पे -3,4 कहाँ आएगा पॉइंट हमारा, -3,3 लेता हूँ, -3,3 पॉइंट लेता हूँ, तो -3,3 कहाँ आएगा, 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा। ज़्यादा लॉन्ग ले लिया मैंने, 2,2 लेना था, चलिए -2,2 लेता हूँ, -2,2, तो ये जो आएगा हमारा यहाँ तक ही आएगा ओनली, ठीक है, यहाँ तक। ये आ गया हमारा P, क्योंकि ये डिस्टेंस हमारी -2 हो गई और ये हमारी पॉजिटिव है। तो जो एंगल बनेगा ये बिल्कुल ठीक बीच से जा रहा है, इमेजनरी जेड और रियल नेगेटिव रियल जेड जो है हमारी, इसके बिल्कुल ठीक बीच से जा रहा है, तो ये 45 एंगल तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली अगर मैं बात करता हूँ 45 एंगल ये हो गया, और टोटल ये मुझे पता है 90, तो 90 प्लस 45 जो एंगल जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 135 डिग्री, ठीक है। तो ये तो हमारी हुई कि एंगल कैसे फाइंड किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा हूँ, अब ये ऐसे तो है नहीं, ऐसे तो जेड की बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट यहाँ पे फाइंड किया जा सकते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड यानी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की अगर बात करूँ, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, तो उसने बाउंड कर दिया प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता क्या है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में देखिए ज़रा, मैं रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस खींचता हूँ, ठीक है, रियल और इमेजिनरी। अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है P O, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा से, ठीक है, थीटा से। चलिए नेक्स्ट, अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो हम एंगल कौन सा लेंगे, P O रियल इमेजिनरी, तो हम एंगल लेंगे ये वाला, ठीक है, थीटा। वो चाहे किसी तरह से आप निकालो, ठीक है, यानी कि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, विद द पॉजिटिव रियल एक्सिस लेना है, ठीक है। अगर हमारा थीटा, अब जो मेन चीज़ है वो इस वाले में, अगर हमारा जो पॉइंट P आया वो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, यहाँ पे P O, तो हम
ये थीटा नहीं लेंगे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में, ठीक है, ये वाला थीटा नहीं लेंगे हम। थीटा जो लेंगे वो ये वाला लेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बता दूंगा कि क्या फ़र्क इससे पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम थीटा लेंगे यहाँ पे। और अगर एक और बना लेता हूँ कहीं छोटी सी जगह में, अगर हमारा जो एंगल है या हमारा जो पॉइंट है वो फोर्थ वाले यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता है, यानी कि जो पी है हमारा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो हम तब भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा को लेंगे, ठीक है। अब देखिए फ़र्क क्या पड़ता है। ये तो थे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, यानी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो होगा वो हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट थीटा की ऐसी वैल्यू, तो वी शैल टेक द वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट, हम थीटा की वैल्यू जो लेंगे वो इस तरह से लेंगे कि थीटा जो आएगा हमारा वो पाई और माइनस पाई के बीच में होगा। माइनस पाई और पाई, माइनस पाई कहाँ होता है, माइनस पाई यहाँ होता है और पाई यहाँ होता है, ठीक है। माइनस पाई टू पाई लेंगे, ना कि 0 टू पाई, यानी कि 0 टू 2 पाई आप लोग प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में रेंज नहीं लोगे। आप जो रेंज लोगे वो लोगे माइनस पाई टू पाई। माइनस पाई यहाँ से स्टार्ट हो रही है, माइनस पाई कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से, यानी माइनस पाई के बाद में ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, माइनस पाई के बाद में जाएगा 0 पे, माइनस पाई के बाद में जाएगा 0 पे जाएगा, माइनस पाई सॉरी माइनस पाई गलत ले लिया मैंने। माइनस पाई कहाँ होगा हमारा, माइनस पाई भी यहीं होगा, यानी कि पाई और माइनस पाई भी यहीं पे होगा, दोनों यहीं पे होंगे, ठीक है। तो माइनस पाई यहाँ पे है, माइनस पाई से कहाँ जाएगा, सीधा 0 पे जाएगा, ठीक है। और 0 से कहाँ आएगा फिर पाई पे, तो माइनस पाई टू पाई लेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। चलेगा ये एंटी क्लॉकवाइज ही, ठीक है। तो इसलिए जो एंगल आएंगे वो नीचे वाले आएंगे माइनस पाई में, यानी कि जब भी एंगल थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो हम नेगेटिव वैल्यूज लेंगे। चलिए एग्जांपल करके कहते हो, एग्जांपल कैसे होगा देखिए अब ध्यान से देखना। सपोज दैट एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इजकल टू 1 प्लस आई रूट 3, 1 प्लस आई रूट 3। तो इसका आर्गुमेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे, यानी कि पोलर फॉर्म में मान लेंगे। स्टैंडर्ड जो पोलर फॉर्म होती है r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होती है, r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब ऑन कंपेयरिंग अगर मैं करता हूँ कंपेयरिंग, तो r cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 और r साइन थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी √3, ठीक है। आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए दोनों इक्वेशंस को, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड कर लोगे, यानी कि सेकंड वाली को फर्स्ट वाले से डिवाइड कर लोगे। तो लिख देंगे इक्वेशन 2 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो आ जाएगा लेफ्ट हैंड में r साइन थीटा अपॉन r cos थीटा और राइट हैंड साइड में आ जाएगा √3 अपॉन 1, ठीक है। तो r कैंसिल, tan थीटा इजकल टू आ जाएगा √3। अब tan थीटा इजकल टू √3 आ गया। अब थीटा की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था। थीटा इजकल टू क्या आ जाएगा, n पाई प्लस अल्फ़ा होता है, ठीक है, n पाई प्लस अल्फ़ा या x। अब यहाँ से √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है, यानी कि पाई/3 की होती है। तो यानी कि थीटा की जो वैल्यूज़ आ सकती हैं, थीटा की जो वैल्यूज़ आ सकती हैं इसमें, इसको रफ कर रहा हूँ, थीटा की जो वैल्यू आ सकती है वो n पाई प्लस
π/3 आएंगी। n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, n = 0 1 2 3 4। तो थीटा की वैल्यू अगर मैं 0 रखूँ तो π/3 आएगी, कोमा अगर 1 रखूँ तो 4 π/3 आएगी, 2 रखूँ 7 π/3 आएगी, ठीक है, 10 π/3। इस तरह से बहुत सारी वैल्यू थीटा की आएंगी। लेकिन हमें प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना है, क्योंकि थीटा को ही हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, तो हमें प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में उसने बताया कि -π यानी थीटा जो है वो पाई और -π के बीच में होता है। तो पाई और -π के बीच में ये वैल्यू आती है, ठीक है। तो थीटा = आ जाएगा हमारा π/3, ठीक है। तो ये तो मैंने डायरेक्ट इस तरह से बहुत ही ब्रीफली बता दिया आपको। अगर मैं बात करूँ एक्सिस की, तो हमारा जो पॉइंट था वो था, अगर मैं एक्सिस खींचूँ हमारा था z = 1 + i√3, यानी कि जो हमारा पॉइंट था P, अगर मैं मान लूँ ये है P, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा क्योंकि इसकी कोऑर्डिनेट है 1, ठीक है, 1, तो एंगल जो आया वो हमें पता है कितना आया 60 डिग्री, π/3 60 डिग्री। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो हम सीधा सा पॉजिटिव ले लेंगे 60 डिग्री, ठीक है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आता, सपोज दैट ये 1, ना होके -1, होता, तो यहाँ पे आता, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, -1, वाले केस में क्या करते, मैं P पॉइंट यहाँ मानता, ओरिजिन से इसको मिलाता, ठीक है, ज्वाइन करने के बाद में कोऑर्डिनेट्स लिखते इसके -1, और मुझे पता है कि ये एंगल जो है वो कितना आया 60 डिग्री। मुझे पता है कि थीटा की जो वैल्यू आई है वो 60 डिग्री आई है, ठीक है। तो इस जो सेकंड क्वाड्रेंट है हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट को जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम π-θ से करते हैं, किससे, π-θ से। तो π-θ से रिप्रेजेंट करते हैं, इट मीन्स π-60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री को हम जो बोलते हैं वो बोलते हैं π/3। तो हम यहाँ पे लिखते हैं π/3, और जो सॉल्व करके आता है वो आता है 2π/3, ठीक है। तो जो थीटा की वैल्यू आती है वो आती है 2π/3, और 2π/3 चेक कर लो आप, -π to π में पड़ेगी, ठीक है। चलिए इसके बाद में अगर एक और एग्जांपल लेता हूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में कोई एंगल आता है, ठीक है, यानी कि सपोज दैट मैं लेता हूँ एग्जाम्पल नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 लेता हूँ, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। क्वेश्चन है कि z की जो वैल्यू गिवन है -1, -i गिवन है, ठीक है, यानी कि -1 और -1, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, -1, -1, ठीक है। ओरिजिन से मिलाओ, ये पॉइंट P, ये एंगल जो लेंगे हम ये वाला लेंगे। तो आर्ग्यूमेंट निकाल लीजिए डायरेक्टली, z = r cos थीटा प्लस r sin थीटा से कंपेयर करेंगे, तो r cos थीटा = आ जाएगा -1, और r sin थीटा = आ जाएगा -1। दोनों इक्वेशंस को अपोन करेंगे तो r sin थीटा अपॉन r cos थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी -1/-1, दैट इज़ 1 आ जाएगी। और 1 से यहाँ से r कट गया, यानी tan थीटा की वैल्यू जो आ गई वो 1 आ गई, और 1 जो है वो tan π/4 यानी 40 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू अगर मैं डायरेक्ट निकालूँ तो थीटा की वैल्यू आ गई π/4, और एंड दिस वैल्यू इज़ रॉन्ग। अब आप बोलोगे कि सर ये तो -π to π के बीच में आ रही है, तो मैंने बताया ये -π to π के बीच में तो आ रही है, लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रही है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट को जो रिप्रेजेंट करेंगे, अब यहाँ से स्टार्ट हुआ
-1 -2 -3 -4 ऐसे चलते रहे, -2 -3 -60 -70 -80, यहाँ पे आगे -90, यहाँ पे -90 -100 110 ऐसे चलते चलते 170 और यहाँ पे 180 नेगेटिव में। तो ये π/4 है, तो π/4 ये वाला एंगल है। π/4 कौन सा एंगल है? ये वाला, ये 90 है। तो 90 + 45 दैट इज़ 135 डिग्री वैल्यू आएगी, और वो भी नेगेटिव में, ठीक है, -135। तो रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? आप इस क्वाड्रेंट में यानी थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी एंगल आएगा उसको आप -π-θ से रिप्रेजेंट कर देना, -π-θ। अगर मैं -π-θ इसका नाम रखूँ तो थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी यानी आर्ग्यूमेंट जो आएगा वो -π-π/4 आ जाएगा। सॉल्व करोगे आप तो थीटा की वैल्यू जाएगी -3π/4 आ जाएगी, जो कि -135 ही कहलाती है। तो थर्ड क्वाड्रेंट का ध्यान रखना, थर्ड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू लोगे, अगर थर्ड क्वाड्रेंट है उसको -π-θ से शो करते हैं, इसको -θ से करते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक पूरा मैं बेसिक एक पूरा ग्राफ बना देता हूँ आपको कि कौन से क्वाड्रेंट को किससे रिप्रेजेंट आपको करना है, ठीक है। मतलब ये रटने वाली बात बता रहा हूँ आपको, समझा दो दी मैंने, समझ में आ जाएगी, अच्छी बात है। जो भी नहीं समझ में आएगा मेरे से दोबारा पूछ लेना आप। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो उसको डायरेक्ट थीटा लिख देना। सेकंड वाले में अगर आता है तो π-θ लिखना। थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो θ - π लिख देना उल्टा, ठीक है। अगर फोर्थ में आता है तो -θ लिखना, यानी कि इसका नेगेटिव ये है और इसका नेगेटिव ये है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड का याद कर लो, थर्ड फोर्थ का अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो एक्सरसाइज 5.2 में आप लोग मॉड्यूलस भी निकालोगे और आर्ग्यूमेंट भी। अब मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको। मॉड्यूलस का जो फॉर्मूला होता है, मोड ऑफ z मैंने बता दिया था आपको, √ रियल z का स्क्वायर प्लस इमेजनरी z का स्क्वायर, ठीक है। और आर्ग्यूमेंट की अगर बात करूँ, आर्ग्यूमेंट की बात करूँ, θ = tan 1 x/y, ठीक है, tan 1 x/y। बस ये ध्यान रख लेना कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ tan x/y से एंगल निकल जाएगा। बस ये देख लेना वो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, या थर्ड में है, या फोर्थ में है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, एज ए होमवर्क you have to do exercise number 5.2 and examples before this exercise, ठीक है। एग्जाम्पल्स करने हैं और इस एक्सरसाइज को करना है। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।